हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट लर्निंग क्रिएटिव हब। मैं आज आपको भारतीय अर्थव्यवस्था के अगले अध्याय राजकोषीय नीति, भारत की राजकोषीय नीति, फिस्कल पॉलिसी ऑफ इंडिया में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। उससे पहले एक कोटेशन है दोस्तों, जो मुनीबा मजारी के द्वारा लिखी गई है। ये बहुत ही बड़े मोटिवेशनल स्पीकर है। यू आर द हीरो ऑफ योर ओन हिस्ट्री एंड हीरोज नेवर गिव अप। आप आपकी कहानी के, आपकी जिंदगी के असली हीरो है और हीरो कभी भी हार नहीं मानता, नेवर गिव्स अप। तो दोस्तों, हमें यूपीएससी के सबर में कभी भी हार नहीं मानना। चाहे हम इम्तिहान में एक बार फेल हो जाए, दो बार फेल हो जाए, तो हमें निरंतर आगे बढ़ना है और हमें कभी भी हार नहीं मानना। इसी मोटिवेशनल, इसी प्रेरणा के साथ हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आज आपको भारतीय अर्थव्यवस्था की राजकोषीय नीति पढ़ाने जा रहा हूँ। राजकोषीय नीति, राजकोषीय नीति वह है दोस्तों जिसमें आय और व्यय का अनुमान लगाया जाता है। आय और व्यय का अनुमान, आय व्यय के स्रोतों का आकलन करते हुए ऐसी नीतियों का प्रारूप तैयार किया जाता है जिससे आर्थिक विकास को स्थायित्व हो और उसको गति मिले। ये परिभाषा अभी कुछ ही देर में आपको बहुत कंठस्थ याद हो जाएगी और इसका एक एक शब्द आपको क्लियर हो जाएगा। उससे पहले मैं आपको इसके बताता हूँ कि राजकोषीय नीति के कौन कौन से घटक होते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। तो कंपोनेंट्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी में सबसे पहला घटक होता है दोस्तों संभावित आय व संभावित व्यय के स्रोतों का अनुमान लगाना। इसको बोलते हैं एलोकेटिव फंक्शन ऑफ फिस्कल पॉलिसी। आगामी वित्तीय वर्ष में सरकार के द्वारा किस किस स्रोत से कितनी आय होगी और किस किस स्रोत पर कितना कितना व्यय किया जाएगा, इसका अनुमान लगाना पहला घटक है। इसको बोलते हैं एलोकेटिव फंक्शंस ऑफ फिस्कल पॉलिसी। अब जो अनुमान लगाया आय और व्यय का, उसका दूसरे घटक में दोस्तों उसका प्राथमिकता के आधार पर पुनर्वितरण सुनिश्चित किया जाता है। रिडिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शंस ऑफ फिस्कल पॉलिसी। हमें जो भी आय हुई उसका पहले अनुमान लगा दिया जाएगा। हमें जितना भी व्यय करना है उसका अनुमान लगा लिया जाएगा, आय का और व्यय का। अब अनुमान लगाने के बाद हम हमारी प्राथमिकता तय करेंगे। जैसे कि मैं एक उदाहरण से समझाऊं, जैसे किसी परिवार के उदाहरण से मैं आपको समझाऊं, तो उसमें जो भी आय हुई, आय जितने भी स्रोतों से, जैसे ब्याज से इतनी आय हुई, बैंक से इतनी आय हुई, जो मंथली जो सर्विस की उससे इतनी आय हुई, तो वो जो आय हुई उसके बाद में प्राथमिकता के आधार पर अनुमान लगाया जाता है। जैसे कि मेरी ईएमआई इतनी आएगी, बेटी की शादी के खर्च में इतना आएगा, बच्चे की पढ़ाई में इतने पैसे खर्च करने हैं, बच्चे को बाइक दिलानी है, तो ये इन सब का पहले अनुमान लगा लिया जाता है। तो उसमें प्राथमिकता तय की जाती है कि अभी जो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे कौन सा काम है, तो उस पर ज़्यादा बजट खर्च किया जाएगा। उसके बाद बच्चे की शादी जरूरी, तो उस पर पहले हो सकता है बच्चे की बाइक को टाल दिया जाए, तो ये प्राथमिकता में नहीं रह के इसको हो सकता है अगले साल का। तो ऐसे हमारे फैमिली का भी बजट बनता है और उसका भी हम आय व्यय का पुनर्निर्धारण करते हैं। वैसे ही सरकार भी अपने आय और व्यय का पुनर्वितरण सुनिश्चित करती है दोस्तों। तो इसे बोलते हैं रिडिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शंस। तीसरा घटक है दोस्तों स्टेबिलिटी फंक्शंस। आय व्यय के स्रोतों का अनुमान लगा लिया, दूसरा उनका पुनर्वितरण सुनिश्चित कर दिया। तीसरे घटक में यह होता है कि हमारे राजकोषीय नीति ऐसी हो कि जिससे हमारी स्थायित्वता बनी रहे, हमारी जो स्थायित्वता बनी रहे, ऐसी राजकोषीय स्टेबिलिटी फंक्शंस इसको बोलते हैं। और हमारे जो अर्थव्यवस्था का जो चक्र है वो स्थिर तरीके से चलता रहे और हमारी जो विकासात्मक गतिविधियां हैं वो होती रहे। इसी पे ये राजकोषीय नीति का अगला घटक है विकासात्मक प्रक्रिया, यानी समावेशी विकास को बढ़ावा देना। समावेशी विकास को बढ़ावा देना, इस समावेशी विकास से यह तात्पर्य है कि दोस्तों जो भी वंचित वर्ग है, हाशिए पर वर्ग है, उसमें अवसर उपलब्ध कराना और उसमें ऐसी समता विकसित करना कि वो अपना भी योगदान देश के विकास में दे सकें। तो ये है इस राजकोषीय नीति का चौथा घटक होता है समावेशी विकास को बढ़ावा देना, विकासात्मक प्रक्रिया करना। तो मैं त्वरित अवलोकन करूं तो
यह है कि राजकोषीय नीति के घटक में सबसे पहला आय व्यय के स्रोतों का अनुमान लगा लिया। दूसरा, अनुमान लगा कि हमारी जो प्राथमिकता है उसके आधार पर हम उसका पुनर्वितरण, उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उसके डिस्ट्रीब्यूट करते हुए हम ये देखेंगे कि हमारी जो स्थिरता का जो चक्कर है वो बना रहे। और वो किस लिए जरूरी है, ये राजकोषीय नीति इसलिए जरूरी है कि हमारे जो समावेशी विकास को बढ़ावा देने, विकासात्मक गतिविधियां चलती रहे। तो राजकोषीय नीति के मुख्यतः 4 घटक होते हैं। अब इन चारों घटकों के आधार पर हम हमारी जो परिभाषा है इसको बना सकते हैं। जैसे दोस्तों, ये क्या आगामी वित्तीय वर्ष के लिए होता है। अभी जो वर्ष चल रहा है उसमें अनुमान लगाया जाता है कि आगामी वर्ष में हम कौन कौन से आय, कहाँ से आय प्राप्त होगी और कहाँ पे खर्च करेंगे। तो आय व्यय के स्रोतों का आकलन करते हुए हम वैसी नीतियों का प्रारूप तैयार करेंगे जिससे आर्थिक विकास को स्थिरता मिले और प्रगति सुनिश्चित हो। तो आपको ये परिभाषा अब अच्छे से आप खुद भी फ्रेम कर सकते हैं, लेकिन आपको बस इसमें देखना है कि ये जो भी घटक है इसमें ऐसी नीतियां बनाई जाती है, ऐसी नीतियां बनाई जाती है। उसके लिए ही राजकोषीय नीति का प्रमुख योगदान होता है। कुछ अर्थशास्त्री इन जो घटक है इनको मात्रात्मक और गुणात्मक, इनकी प्रकृति के आधार पर विभाजित करते हैं। जो प्रथम घटक है आय व्यय के स्रोतों का आकलन करना, एलोकेशन फंक्शन और रिडिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन, इनको तो मात्रात्मक प्रकृति में रखा गया है। और जो स्थिरता और समावेशी विकास को बढ़ावा देना या विकासात्मक प्रकार्य करना, ये गुणात्मक प्रकृति के होते हैं दोस्तों। तो यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि भारत की राजकोषीय नीति क्या होती है, राजकोषीय नीति के कौन कौन से घटक होते हैं। मैं एक शब्द में बोलूँ तो राजकोषीय नीति हमारी आय व व्यय का आकलन करते हुए उस हिसाब से हमारी नीतियां बनाना, जिससे कि हमारा देश का आर्थिक विकास सुनिश्चित हो सके। तो यह है भारतीय परिप्रेक्ष्य में जो हमारे संविधान के अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण पत्र लिखा गया है। तो ये वार्षिक वित्तीय विवरण पत्र आगामी वित्तीय वर्ष के आय और व्यय का अनुमान होता है दोस्तों। इसे ही हम बजट कहते हैं। यह हमारी राजकोषीय नीति का ब्यौरा होता है। एक तरह से ये बजट ही राजकोषीय नीति का कार्य करता है। तो फिस्कल पॉलिसी और बजट में क्या अंतर है दोस्तों? तो इनमें ज़्यादा अंतर नहीं है, ये एक जैसे ही है। क्या हुआ, हम बजट तो क्या है, एक दस्तावेज है, एक डॉक्यूमेंट है जिसमें आय और व्यय का ब्यौरा, एक खाता है जिसमें लिखा जाता है। लेकिन धीरे धीरे जो बजट है, बजट का व्यवहारिक रूप ही क्या होता है, राजकोषीय नीति होता है। भाई बजट का व्यवहारिक रूप धीरे धीरे, भाई बजट किस उद्देश्य के लिए लाया गया, बजट से कौन कौन सी नीति तैयार की गई, सरकार के बजट में ये इसमें जो एलोकेशन किया जाता है उसके पीछे क्या उद्देश्य होते हैं, कौन कौन से वर्ग का सरकार कल्याण करना चाहती है, तो उसका ब्यौरा राजकोषीय नीति होता है दोस्तों। तो आय एवं व्यय का विवरण हमें यहीं पे बताऊं कि भारतीय संविधान में भारत के राष्ट्रपति का ये दायित्व रखा गया है कि वो प्रतिवर्ष सरकार का बजट संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगा और फिर सरकार और संसद उस बजट को पारित करेगी और उससे संबंधित कानून बनाएगी और तब जाके ही सरकार पैसा खर्च कर सकती है अपने पूरे आगामी वित्तीय वर्ष के संचालन के लिए, जो भी उसके द्वारा जो भी क्रियाकलाप किए जाएंगे। तो बजट में दोस्तों क्या होता है, इसमें आय और व्यय का विवरण होता है। तो आय व्यय का विवरण, अब इसका हम विस्तृत अध्ययन करें तो आय में कौन कौन से घटक शामिल होते हैं, व्यय में कौन कौन से घटक शामिल होते हैं। तो आय से ज़्यादा सही शब्द यहाँ पे जो काम में लिया जाता है वो प्राप्ति है। व्यवहारिक रूप से हम लिख सकते हैं आय प्राप्ति, परंतु इसका सही यही रहेगा कि प्राप्ति। आय से तो यही होता है कि हम बस आय कहाँ से मिली, प्राप्ति में हमें जितने भी तरीके हैं उनसे हमको आय प्राप्त, उसको सबको मिला के हम कहेंगे भाई प्राप्ति। तो प्राप्ति ज़्यादा, तो इसलिए हम किसको बोलते हैं, रिसिप्ट्स। तो सबसे पहला है प्राप्ति, राजस्व प्राप्ति, फिर पूंजीगत प्राप्ति, और दूसरा है व्यय, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। तो राजस्व प्राप्ति वह है दोस्तों जिनके संदर्भ में सरकार की कोई सीधी जवाबदेही नहीं बनती है। यानी सरकार के पास जो पैसा आया वो उसके लिए जवाबदेह नहीं है कि वो पैसा उसको किस में खर्च करे या किस में खर्च नहीं करे, या उसके लिए कोई लायबिलिटीज नहीं है, वैसे परिसंपत्ति का निर्माण नहीं होगा। तो उन प्राप्तियों को बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट्स। इसके प्रमुख घटक है दोस्तों
कर प्राप्तियां एवं गैर कर राजस्व प्राप्तियां। अभी हमको इनको अगली जो स्लाइड है उनमें विस्तृत रूप से मैं आपको अध्ययन पढ़ाऊंगा। आपको भी इतना सा ध्यान रखना है कि राजस्व प्राप्ति में सरकार की कोई जवाबदेही या देनदारी तय नहीं होती। पूंजीगत प्राप्ति वह है दोस्तों जिनके संदर्भ में सरकार की सीधी जवाबदेही बनती है। यदि मुझे आय मैं पर्टिकुलर उदाहरण से समझाऊं, यदि मुझे आय प्राप्त हुई, किस ऐसे आय प्राप्त हुई कि मैंने जमीन का टुकड़ा बेचा या कहीं से लोन लिया, तो लोन लेके या जमीन का टुकड़ा बेचने से मुझे जो आय होगी उसके प्रति तो मेरी जवाबदेही होगी कि मैं उसको अनावश्यक ही यूं ही उसको खर्च नहीं कर दूं। वो बड़ी मुश्किल से एक पुरखों की ज़मीन है या जो लोन दिया है उसको मैं उसको वापस भी तो चुकाना है, तो वो जब उसके लिए मेरी जवाबदेही तय होगी। तो इसलिए इसे बोलते हैं पूंजीगत प्राप्ति। जबकि राजस्व प्राप्ति में तो मुझे आय हुई, मंथली जो भी सर्विस की या जो भी जहाँ पे भी काम दाम किया वहाँ से मुझे आय प्राप्त हुई, तो उसके लिए मैं स्वतंत्र हूँ, उसके लिए मैं किसी के प्रति जवाबदेही नहीं है। मेरी इच्छा होगी जिसमें उसको खर्च करूँ उसको खर्च नहीं करूँ। तो ऐसा ही सरकारी बजट में भी होता है दोस्तों। तो जो प्राप्तियाँ पूंजीगत प्रकृति की होती है उनमें सरकार की जवाबदेही बनती है। व्यय भी दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, एक तो राजस्व व्यय और एक होता है पूंजीगत व्यय। राजस्व व्यय वह होता है जिसमें किसी भी प्रकार की परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं होता है, और पूंजीगत व्यय होता है जो कि पूंजी का निर्माण करते हैं। अभी इनको मैं और आपको अगली स्लाइड में बहुत ही विस्तृत रूप से अध्ययन कराऊंगा कि कौन कौन से इसके अंतर्गत व्यय में कौन कौन से, राजस्व व्यय में कौन कौन से घटक है, पूंजीगत व्यय में कौन कौन से घटक है। अभी आपको बस इतना सा ध्यान रखना है कि जिनसे परिसंपत्तियों का निर्माण हो, एसेट्स का निर्माण हो, या जिनसे देनदारियां तय होती हो, तो वो तो हो गए पूंजीगत, और जिनसे न तो परिसंपत्ति का निर्माण हो न ही देनदारियां तय होती है वो राजस्व घटक होते हैं। तो राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत, राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय, इनमें किसी प्रकार की जवाबदेही नहीं होती, इनमें किसी भी प्रकार का परिसंपत्ति का निर्माण नहीं होता, इनमें किसी भी प्रकार की उधार एवं देयताएं तय नहीं होती। जबकि पूंजीगत चाहे प्राप्ति हो चाहे पूंजीगत व्यय हो दोस्तों, उनमें परिसंपत्ति का निर्माण होता है, क्योंकि उसमें सरकार की जवाबदेही या जिम्मेदारी जुड़ी हुई होती है। यहीं पे ये जो दो शब्द है दोस्तों, योजनागत व्यय क्या होता है और गैर योजनागत व्यय क्या होता है। इन योजनागत व्यय होता है कि दोस्तों हम ऐसा व्यय करें कि जिनसे भविष्य में लाभ कमाने की संभावना हो। हम जहाँ पर पैसा खर्च करते हैं और हमें ऐसा लगा कि यहाँ जैसे मैं शिक्षा पे पैसा खर्च कर रहा हूँ, सरकार शिक्षा पे पैसा खर्च करती है या आधारिक संरचना पे पैसा खर्च करती है, तो उसको सरकार को लगता है कि ये वापस हमें भविष्य में लाभ कमा के देंगे, तो ऐसा व्यय हो गया योजनागत व्यय। और जिन व्यय से भविष्य में किसी भी प्रकार का लाभ का सर्जन नहीं हो, हमें लाभ प्राप्त नहीं हो, तो ऐसे व्यय को गैर योजना, प्लान्ड एक्सपेंडिचर और गैर प्लान्ड एक्सपेंडिचर कहते हैं दोस्तों। वर्ष 2018 से इन सभी विभाजनों को समाप्त करते हुए केवल कुल व्यय की चर्चा होती है। हम 2018 से ये जो वर्गीकरण है व्यय से संबंधित उन सबको समाप्त करके केवल एकमात्र यही दिखाया जाता है कि एक्सपेंडिचर। ये देखो दोस्तों, इस बार का बजट जो 1 फरवरी 2020 को प्रस्तुत किया गया, इसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। केवल एक शब्द कुल व्यय, टोटल एक्सपेंडिचर सरकार के द्वारा बताया जाता है कि हमारा कुल व्यय इतना होगा, और सभी जो योजनागत व्यय, गैर योजनागत व्यय, पूंजीगत व्यय, राजस्व व्यय, सबका वर्गीकरण अब समाप्त कर दिया गया है। तो मेरा एक प्रश्न है दोस्तों कि ये जो वर्गीकरण है इसको समाप्त क्यों कर दिया गया? आप इसका उत्तर देने का प्रयास करें दोस्तों, क्यों समाप्त किया गया ये वर्गीकरण। मैं अगली क्लास में इसका आपको उत्तर बताऊंगा। आप कमेंट बॉक्स में जरूर इसका उत्तर लिखें कि जो ये वर्गीकरण है राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय, गैर योजनागत व्यय, इसको समाप्त करके जो ये केवल टोटल एक्सपेंडिचर वर्ड ही अब हमारे बजट में लिखा जाता है। ये लिख रहा है दोस्तों टोटल एक्सपेंडिचर, कुल व्यय शब्द ही काम में लिया जाता है। ये मैं आपको पूरा सब दोस्तों बताऊंगा। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होती है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या होते हैं, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट। मेरी इस क्लास को अध्ययन करने के बाद आपका जो बजट का जो डॉक्यूमेंट्स है जो सरकार प्रकाशित करती है उसमें आप अच्छे से समझ पाएंगे। जो भी डायग्राम बनाए जाते हैं ऐसे उसमें डायग्राम रहते हैं, जैसे एक पैसा कहाँ, मतलब सरकार को कहाँ से आता है और सरकार ने कहाँ जाता है, ऐसा उसमें डायग्राम होता है।
तो इस क्लास को पढ़ने के बाद आप सरकारी दस्तावेज को आसानी से समझ पाएंगे कि ये जो डायग्राम है इनका औचित्य क्या है। तो इसके प्रश्न का उत्तर आप देने का प्रयास करें दोस्तों, कमेंट बॉक्स में उत्तर लिखें। अगली क्लास जब भी मैं राजकोषीय नीति से अगली क्लास बजटीय घाटे से संबंधित मैं अगली क्लास लेऊंगा, जिसमें मैं फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, सभी प्रकार के बजटीय घाटे और राजकोषीय नीति, एफआरबीएम एक्ट 2003, एनकेसिंग कमेटी जो एफआरबीएम रिव्यू से संबंधित है, उन सब का मैं अध्ययन कराऊंगा। तो उसमें मैं इसका उत्तर आपको दूंगा कि ये वर्गीकरण क्यों समाप्त किया गया है। चलो दोस्तों, अब आगे चलते हैं। सरकारी बजट वही होता है कि दोस्तों आगामी वित्तीय वर्ष हेतु, अभी जो वित्तीय वर्ष चल रहा है उससे आगामी वित्तीय वर्ष हेतु सरकार अपनी अनुमानित प्राप्तियां, भाई हमें कहाँ कहाँ से कितनी कितनी प्राप्तियां होगी और किस किस में हम अपना पैसा खर्च करेंगे, उसका ब्यौरा दिया जाता है, वो होता है बजट। 1 फरवरी 2020 को ये बजट प्रस्तुत किया जाता है दोस्तों। अभी वित्तीय वर्ष चल रहा है 2020-21। अब आगामी जो भी वित्तीय वर्ष 21-22 के लिए बजट प्रस्तुत किया जाएगा, तो लेकिन वो उस बजट बनाने की प्रक्रिया दोस्तों अभी से ही शुरू हो जाती है। हम भारत सरकार का वित्त मंत्रालय का आर्थिक प्रभाग बजट बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बजट किसके द्वारा बनाया जाता है? भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा बजट बनाने की पूरी प्रक्रिया, पूरे साल भर दोस्तों बजट बनाने की प्रक्रिया चलती है। अभी ये सितंबर माह से बजट बनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जिसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री का आर्थिक कार्य प्रभाग अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और ये बजट प्रस्तुत किया जाता है। और बजट तो अब आज जैसे 2021-22 के लिए प्रस्तुत किया जाएगा दोस्तों, और जो 1 फरवरी को बजट प्रस्तुत किया जाएगा उससे एक दो दिन पहले भारत सरकार अपनी आर्थिक समीक्षा प्रस्तुत करेगी। तो ये होगी दोस्तों 2020 और 21 की, यानी जो वर्ष गुजर चुका है उसकी समीक्षा की जाएगी कि हमें इतना पैसा दिया था, उसमें हमने किस किस में कितना खर्च किया है, हमें उससे क्या क्या लाभ प्राप्त हुआ है, उसका कंप्लीट ब्यौरा आर्थिक समीक्षा इकोनॉमिक सर्वे के द्वारा किया जाता है दोस्तों। और ये है यूपीएससी और आरआईएस के अभ्यर्थियों के लिए इसको पढ़ना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इसमें से प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। अब तो सरकार द्वारा जो बजट लाया जाता है उसके विशिष्ट उद्देश्य होते हैं, जैसे सामाजिक और आर्थिक उद्देश्य प्राप्त करने के लिए सरकार के द्वारा जो भी पॉलिसी या जो भी रणनीति बनाई जाती है उसके लिए बजट प्रस्तुत किया जाता है। यह मैंने आपको डायग्राम बजट से लिया था, वो आपको मैंने समझा दिया है कि टोटल रिसिप्ट ही अब लिया जाता है। इसको हम और घाटे में पढ़ेंगे। तो बजट को प्रस्तुत करने की आवश्यकता क्यों पड़ गई दोस्तों, या इसका औचित्य क्यों है? हमारे दोस्तों लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में संसदीय व्यवस्था भारत के संविधान में अपनाई गई है। तो जो भी सरकार हम चुनते हैं उसको पहले बजट के द्वारा पैसा आवंटित किया जाता है, और उन पैसों को कैसे कैसे खर्च करती है और उनका क्या क्या यूजफुल रहेगा। तो इसलिए पहली इसकी आवश्यकता है कि लोक वित्त में पारदर्शिता बढ़ती जाए। अब सरकार की पारदर्शिता होगी तो तभी जाके इसकी जवाबदेही सुनिश्चित हो पाएगी। तो इसलिए सरकार बजट की आवश्यकता है। एक तो पारदर्शिता के लिए सरकार जो भी पैसा खर्च करे वो ट्रांसपेरेंट तरीके से पैसा खर्च करे, और पैसा खर्च करे तो सरकार की भी जवाबदेही तय होगी कि आपने इतना पैसा खर्च किया है तो इससे क्या क्या फ़ायदा हुआ, कहीं आपने इसका अनावश्यक कार्यों में तो इसको व्यय नहीं कर दिया गया, तो इसके सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित हो पाती है। अग्रिम नियोजन बजट के द्वारा संभव हो पाता है दोस्तों। अग्रिम नियोजन यह है कि पहले से ही सरकार प्लानिंग बना लेती है कि हम आगामी वर्ष में हम कौन कौन से विकासात्मक कार्य करेंगे। तो अग्रिम नियोजन तो वो बजट के द्वारा संभव हो पाता है। तो तभी तो उसको हम इतना पैसा की रिक्वायरमेंट, जैसे शिक्षा के लिए सरकार ने प्लानिंग बनाई, भाई हम शिक्षा में जैसे माध्यमिक शिक्षा में हम ये विकास करने वाले हैं, तो उसके लिए पहले से ही अग्रिम नियोजन संभव हो पाएगा बजट के द्वारा। दोस्तों हमारे यहाँ पे चेक एंड बैलेंस व्यवस्था भारतीय संविधान के द्वारा रखी गई है, जिसमें संसद की 3 कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका आपस में अपना अपना शक्तियों का पृथक्करण किया गया है। तो एक अंग दूसरे अंग पर नियंत्रण रखता है। तो उस जो नियंत्रण रखता है वित्तीय नियंत्रण बजट के द्वारा ही संभव हो पाता है, जिसमें विधायिका कार्यपालिका पर वित्तीय नियंत्रण संभव रख पाती है। क्यों? क्योंकि विधायिका ही उसको बजट आवंटित करती है। पहले सरकार मांगे या अनुदान के रूप में संसद में प्रस्तुत करती है, उसके बाद में संसद उसको स्वीकृति करके
विनियोग विधेयक एप्रोप्रिएशन बिल के द्वारा उसको पारित किया जाता है। जब एप्रोप्रिएशन बिल पारित हो जाता है तभी ही सरकार पैसा उसमें से संचित निधि में से, लोक लेखा निधि में से सरकार पैसा खर्च कर सकती है। तो फिर विधायिका उस पर नियंत्रण रख सकती है। इसमें यहाँ पे फिर बजट, उसके बाद सीएजी का बहुत बड़ा रोल होता है, जो ये देखता है कि पैसा खर्च किया गया है तो ये उसी मद में खर्च किया गया है या नहीं, जिस मद के लिए ये स्वीकृत किया गया है। तो बजट के द्वारा विधायिका का कार्यपालिका पर वित्तीय नियंत्रण बना रहता है। तो बजट की आवश्यकता क्यों पड़ी दोस्तों? एक तो पारदर्शिता के लिए, दूसरा जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए, अग्रिम नियोजन के लिए, और एक वित्तीय नियंत्रण के लिए बजट की आवश्यकता मुख्य रूप से होती है। तो बजट को या राजकोषीय, ये अब आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि मैं चाहे बजट बोलूँ चाहे राजकोषीय नीति बोलूँ, इसमें ज़्यादा अंतर नहीं है। इनमें जो अंतर है मैंने आपको बताया है, बजट और राजकोषीय नीति एक ही है। बजट एक मात्र खाता होता है जिसमें आय एवं व्यय, इसमें प्राप्तियों व्यय का ब्यौरा होता है। जब ये खाता व्यवहारिक रूप से नीतियों की शक्ल लेने लगता है, किसी उद्देश्य के लिए वो अपना काम पूरा करने, उसमें बजट आवंटित किया जाता है किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए, तो वो राजकोषीय नीति की रूप ले लेता है। तो बजट राजकोषीय नीति का केवल ब्यौरा होता है दोस्तों। राजकोषीय नीति के क्या क्या प्रमुख उद्देश्य हैं? राजकोषीय नीति के यही उद्देश्य हैं कि दोस्तों, तो राजकोषीय नीति के माध्यम से सरकार असमानताओं को कम करती है, आय का पुनर्वितरण करती है। यानी जिसके पास ज़्यादा इनकम है उससे कर लगाएगी, और जिसके पास इनकम कम है, जिसके पास रोजगार नहीं है, तो उनको रोजगार उपलब्ध कराएगी, या उनको कुछ योजनाएं सरकार, सब कोई सामाजिक योजनाएं या आर्थिक योजनाओं के द्वारा उनको आय असमानताओं को कम करने का इसके द्वारा प्रयास किया जा सकता है। तो मेरा एक प्रश्न और है दोस्तों, आपको होमवर्क है, तो आप ये बताएं कि अब मौद्रिक नीति से भी असमानताएं कम की जा सकती है? यदि कम की जा सकती है तो फिर राजकोषीय नीति से असमानताएं कम करना ज़्यादा बेहतर क्यों है? ये तो आशा है इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। आपको ये समझ में आ गया होगा तो आप इसका उत्तर लिखें। राजकोषीय नीति का अगला उद्देश्य है दोस्तों संसाधनों का उचित आवंटन सुनिश्चित करना। अभी राजकोषीय नीति के प्रमुख घटक में यही था कि आय व्यय का अनुमान लगा के प्राथमिकता के आधार पर उनका पुनर्वितरण सुनिश्चित किया जाता है। तो संसाधनों को उचित आवंटन सुनिश्चित करना, आर्थिक वृद्धि करना, देश का विकास करना, आर्थिक विकास करना, ये राजकोषीय नीति का उद्देश्य है, और रोजगार सृजन करना। तो राजकोषीय नीति के उद्देश्य में देखें तो असमानता कम करना, उचित आवंटन सुनिश्चित करना, आर्थिक वृद्धि बनाए रखना, रोजगार निर्माण करना। मैंने राजकोषीय नीति के जो घटक बताए थे तो उनसे भी आपको ये स्पष्ट हो गया होगा कि पहला जो घटक था एलोकेशन फंक्शन, मैं आपको रिवीजन भी करा देता हूँ दोस्तों। तो एलोकेशन फंक्शन जिसमें आय व्यय के स्रोतों का आकलन किया जाता है कि कौन कौन से कितनी आय प्राप्त होगी, को कहाँ पर व्यय किया जाएगा। उसके दूसरा घटक होता है दोस्तों रिडिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन, उसमें प्राथमिकता के आधार पर पुनर्वितरण सुनिश्चित किया जाता है। तीसरा स्थिरता बनाए रखना, और चौथा है आर्थिक विकास। तो जो घटक है उनमें उद्देश्य आपको उनकी स्पष्टता इसमें झलकेंगे, इसमें आपको स्पष्ट दिखाई देगा भाई राजकोषीय नीति के घटकों में ये उद्देश्य पूरे हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। अब हम चलते हैं दोस्तों बजट की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ बजट कौन कौन सी है। अभी मैंने आपको थोड़ी सी देर पहले पिछली स्लाइड में बताया था कि बजट आगामी वित्तीय वर्ष के लिए प्राप्तियों एवं व्यय का ब्यौरा देने वाला एक दस्तावेज होता है। तो प्राप्तियां भी दो प्रकार की होती है, एक तो रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। वही भी दो प्रकार का होता है दोस्तों, एक ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो सबसे पहले हम देखते हैं तो कैपिटल रिसिप्ट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो पूंजीगत प्राप्ति और पूंजीगत व्यय मैंने अभी आपको बताया था। तो दोस्तों वह होती है जिनमें कि किसी की परिसंपत्तियों और देनदारी में किसी भी प्रकार का परिवर्तन आता है तो वो पूंजीगत से संबंधित होता है। यदि परिसंपत्तियों में कमी हुई हो या परिसंपत्तियों में वृद्धि हुई हो तो वो पूंजीगत व्यय और पूंजीगत प्राप्ति होती है दोस्तों। तो पूंजीगत प्राप्ति में यह होता है कि दोस्तों परिसंपत्तियों का इसमें निर्माण में कमी आती है और देनदारी या उधार एवं देयताओं के द्वारा देनदारी में वृद्धि होती है। अब परिसंपत्तियों में कमी कैसे आएगी? परिसंपत्तियों में कमी कब कब आ सकती है दोस्तों? यदि मेरे पास कोई संपत्ति है, मैं उसको बेच करके मुझे पूंजी प्राप्त हुई हो, जैसे संपत्तियों का विक्रय, संपत्ति का विक्रय करने के बाद मुझे पूंजी प्राप्त हुई तो उससे मेरी
ऐसे से संपत्ति में कमी आएगी। जो भी में शेयर है सरकार की, यह आप ध्यान रखना कि ये जो बजट पढ़ा जा रहा है ये सरकारी बजट है, इसमें आप कंफ्यूज नहीं हो कि प्राइवेट के या ऐसे, यहाँ पे पूरा सरकारी बजट के बारे में ही यहाँ पे अध्ययन करवाया जा रहा है। विनिवेश प्राप्तियाँ, सरकार के जो शेयर है, कंपनियों में भागीदारी है, सरकार अपने कम शेयरों को बेच दे तो फिर उससे क्या है, उससे भी उसकी परिसंपत्ति में कमी आएगी, तो विनिवेश प्राप्तियाँ। और सरकार के द्वारा जो भी ऋण दिए गए थे उन ऋणों को वसूली कर ले, तो ऋणों की वसूली भी इसमें, उससे भी परिसंपत्ति में कमी आएगी। तो कैपिटल रिसिप्ट में दोस्तों परिसंपत्ति में कमी आती है या देनदारी में वृद्धि होती है। और परिसंपत्ति में कमी आने के कौन कौन से उदाहरण है दोस्तों? यदि संपत्ति को बेच दिया जाएगा जिससे परिसंपत्ति कमी आएगी, विनिवेश डिसइन्वेस्टमेंट, तो उससे भी परिसंपत्ति में कमी आ जाएगी। और जो हमारा ऋण है, एक तरह से जो ऋण दे रखा है वो भी तो हमारी पूंजी ही है, तो उसको हम, मतलब पूंजी तो है ही पर वो हमारी एक संपत्ति है, यदि हम उसको वापस ऋण को ले लें तो हमारी इससे क्या है, परिसंपत्ति में कमी आ जाएगी। तो यहाँ पर कम ऋण की वसूली है, पूरा ऋण वापस ले लिया जाता है। लेकिन जो ब्याज, ऋण से प्राप्त होने वाला ब्याज है, वह दोस्तों परिसंपत्ति में कमी नहीं लाएगा। ब्याज किस में गिना जाएगा दोस्तों? ब्याज गिनाया जाएगा राजस्व प्राप्ति में। अभी ब्याज इसमें नहीं गिनाया जाएगा क्योंकि ब्याज तो हमें हर महीने या हर वर्ष या त्रैमासिक या छमासिक तरीके से प्राप्त होता रहेगा। और जब पूरा ऋण ही वसूल लगेगा तो हमारी एक तरह से संपत्ति में कमी दर्शाएगा। अब पूंजीगत प्राप्ति में दूसरा है दोस्तों कि देनदारी में वृद्धि हो। देनदारी कब बढ़ेगी, यानी मेरी लाइबिलिटीज कब होगी? जब उधार लेगा, जब सरकार के द्वारा जो भी उधार लिए जाते हैं उनसे सरकार की देनदारियों में वृद्धि होती है। तो तो सरकार के द्वारा कौन कौन से उधार लिए जाते हैं दोस्तों? सरकार के अपने जो घाटे की पूर्ति के लिए सरकार के द्वारा उधार लिए जाते हैं। तो यहाँ पे राजकोषीय घाटा प्रमुखतः उधारियों से होता है। जब हम घाटे पढ़ेंगे, जब मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कि राजकोषीय घाटा क्या होता है और वो उधारियों से कैसे होता है। यहाँ पे आपको यही देखना है कि देनदारी में वृद्धि क्यों होती है। देनदारी में वृद्धि हुई कि सरकार के द्वारा उधार लेकर पूंजीगत प्राप्ति की जाए। सरकार कैसे उधार ले सकती है? सरकार दो तरीके से उधार ले सकती है, आंतरिक उधारी और बाह्य उधारी। आंतरिक उधारी से ऐसे है दोस्तों कि सरकार बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, वित्तीय संस्थाओं से पैसा लेके अपने घाटे की पूर्ति करती है, या जनता से, जैसे एनएससी, केवीपी, पीएफ इत्यादि तरीके से सरकार जनता से पैसा ले सकती है दोस्तों। और एक आरबीआई से सरकार द्वारा, तो तीन तरीके से आंतरिक उधार सरकार आंतरिक तरीके से पैसा ले सकती है, तो बैंक से, जनता से और आरबीआई से। बाह्य डेप्थ कौन से हैं दोस्तों? बाह्य उधारियाँ वह है, एक तो सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी अन्य देश से उधार ले, या किसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो संस्था जैसे वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ, उससे सरकार पैसा लेके अपने इसकी पूर्ति करे, उधार ले, तो वो किस में गिनाया जाएगा दोस्तों? बाह्य उधारियों में। तो पूंजीगत प्राप्ति में दोस्तों सब परिसंपत्ति और देनदारी में, परिसंपत्ति में तो कमी आती है और देनदारी में वृद्धि होती है। यदि परिसंपत्ति और देनदारी में कमी या वृद्धि हो तो वो पूंजीगत में गिना जाएगा, और यदि परिसंपत्ति देनदारी पर कोई प्रभाव नहीं पड़े तो वो राजस्व में गिना जाएगा दोस्तों। तो पूंजीगत प्राप्ति में परिसंपत्ति में कमी होगी और देनदारी में वृद्धि होगी। जबकि पूंजीगत व्यय में क्या होगा दोस्तों? पूंजीगत व्यय में हम ऐसा व्यय करें कि जिससे हमारी परिसंपत्तियों का निर्माण हो, परिसंपत्तियां बढ़े। तो कौन सा व्यय होगा इसके लिए? ऐसा व्यय आप बताओ दोस्तों, सोचो कि कौन सा व्यय हो सकता है कि जिससे मेरी परिसंपत्ति में वृद्धि होए। जैसे मैं आधारिक संरचना पर व्यय करूं, आधारिक संरचना जैसे शिक्षा, सड़क इत्यादि पर व्यय किया जाएगा तो उससे परिसंपत्ति में वृद्धि होगी। परिसंपत्ति वृद्धि के उदाहरण है दोस्तों, जैसे आधारिक संरचना पर व्यय, स्कूल और सड़क बनाने में सरकार के द्वारा पैसा जो खर्च किया जाएगा वो पूंजीगत व्यय में गिना जाएगा और इससे परिसंपत्तियों में वृद्धि होगी। सरकार संपत्ति को क्रय करे, सरकार किसी नई कंपनी को क्रय कर ले, या सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार से संपत्ति का क्रय किया जाएगा, उससे पूंजीगत व्यय में गिना जाएगा। और सरकार ऋण प्रदान करे, सरकार किसी को उधार देगी
भाई सरकार, इससे पहले मैं बताया था कि सरकार उधार ले रही है और सरकार खुद भी किसी को उधार दे सकती है, जैसे किसी भी देश को या किसी भी संस्थान को अपने घाटे की पूर्ति के लिए या किसी भी कोई भी समस्या आए तो सरकार उसको ऋण प्रदान करती है। तो ये सरकार के किस में गिना जाएगा? इससे परिसंपत्ति में वृद्धि होगी और ये पूंजीगत व्यय में गिना जाएगा दोस्तों। तो परिसंपत्ति, और ऐसा ही है देनदारियों में कमी। पूंजीगत व्यय ऐसा व्यय होगा जिससे कि हमारी देनदारी कम होगी। देनदारी कम तब होगी कि जब हमने जो उधार ले रखा है, उधार वाला पैसा हम वापस चुकता कर देंगे तो उससे हमारी देनदारी कम होगी। ऋण वापसी, हमने जो ऋण लिया था हम उसको वापस चुका देंगे तो इससे क्या होगा? देनदारी में कमी होगी। तो आपको अभी तक पूंजीगत प्राप्ति और पूंजीगत व्यय अच्छे से समझ में आ गए होंगे दोस्तों। पूंजीगत प्राप्ति में क्या क्या गिना जाएगा? पूंजीगत प्राप्ति में दोस्तों गिना जाएगा परिसंपत्ति में कमी और देनदारी में वृद्धि। पूंजीगत व्यय में परिसंपत्ति में वृद्धि होती है और देनदारी में कमी होती है। इनको आपको रटने की कतई भी जरूरत नहीं है, आप सिंपल सा कॉमन सेंस से भी पहचान सकते हैं कि यदि ऐसा लगता है कि मेरे जो भी प्राप्ति हुई है उससे मुझे परिसंपत्ति में वृद्धि होती है तो वो पूंजीगत प्राप्ति में गिना जाएगा। यदि उससे परिसंपत्ति में कमी हुई तो पूंजीगत प्राप्ति में गिना जाएगा, और यदि परिसंपत्ति में वृद्धि हुई तो पूंजीगत व्यय में गिना जाएगा। और उधार लेने से हमारी क्या है? लायबिलिटी फिक्स हो जाती है। उधार हम नहीं चुकाएंगे तो हमारी इसमें लायबिलिटी फिक्स हो जाती है, उसके लिए हमें जवाब देना पड़ेगा, तो वो पूंजीगत प्राप्ति में गिना जाएगा। इसके उदाहरण आपको याद हो गए होंगे दोस्तों। संपत्ति का विक्रय, विनिवेश प्राप्ति और ऋण वसूली, ये तीन तो गिने जाएंगे परिसंपत्ति में कमी से। और ये उधार से संबंधित जैसे आंतरिक और बाह्य उधारियाँ, आंतरिक उधारियाँ बैंक और फाइनेंस से ले सकते हैं, जनता से, आरबीआई से, बाह्य उधारियाँ एक देश से दूसरे देश से, और वित्तीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो वित्तीय संस्थाएं, वर्ल्ड बैंक, IMF, इनसे जो ऋण लिया जाएगा वो देनदारी में वृद्धि करता है दोस्तों। और जो पूंजीगत व्यय में परिसंपत्तियों में वृद्धि होगी, देनदारी में और कमी होगी। परिसंपत्ति में वृद्धि क्यों होगी दोस्तों? परिसंपत्ति में वृद्धि होगी कि यदि हम किसी संपत्ति को क्रय कर ले तो हमारी परिसंपत्ति बढ़ जाएगी। हम किसी को ऋण दे देंगे तो हमारे एक तरह से वो ऋण हमारी एक संपत्ति है, कभी हमें वापस भी मिलेगा। और हमारी आधारभूत संरचना पर हुआ है, जैसे स्कूल, सड़क, हॉस्पिटल इत्यादि का हम निर्माण करें तो ये भी हमारी परिसंपत्ति में वृद्धि करेगा। और जो ऋण अपन ने पहले लिया था उसको हम चुकता कर देंगे। ऋण वापसी, जो ऋण चुका दिया तो उससे हमारी देनदारी कम होगी। तो यह हो गए पूंजीगत व्यय। अब हम देखते हैं दोस्तों राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय। राजस्व व्यय में किसी भी प्रकार की परिसंपत्ति या देनदारी का निर्माण नहीं होता। इनमें किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी सरकार के पास नहीं होती दोस्तों। तो राजस्व व्यय वह होता है कि दोस्तों पहले राजस्व व्यय देखते हैं, यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जो सबसे ज़्यादा सरकार का जो राजस्व व्यय किया जाता है वो किया जाता है ब्याज के भुगतान पे। दूसरे नंबर किया जाता है वेतन व पेंशन पे, सब्सिडी पे, डिफेंस से रिलेटेड व्यय, प्रशासन पे व्यय, जैसे पुलिस पे, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस से संबंधित व्यय, तो ये जाएगा प्रशासनिक व्यय। सामान्य प्रशासन पर व्यय, दान, अनुदान और उपहार पर व्यय, और संपत्ति के रखरखाव पर, बिल्डिंग का रिनोवेशन पे, उस पर पेंटिंग पे, फर्नीचर्स पे इत्यादि पे जो व्यय किया जाएगा वो राजस्व व्यय में गिना जाएगा। और सामाजिक सरकार सेवाओं पर व्यय, सरकार के द्वारा जो भी लोक कल्याण के लिए सामाजिक योजनाएं चलाई जाएगी उसमें जो व्यय होगा वो राजस्व व्यय। तो यहाँ पे क्या मैं जो नरेगा है तो नरेगा पर किया जाने वाला व्यय क्या इसमें शामिल होगा कि दोस्तों? सामाजिक व्यय, सेवाओं पर व्यय पर तो दोस्तों ये इसमें शामिल नहीं होगा। जो नरेगा पे जो व्यय होगा उससे परिसंपत्तियों का निर्माण होता है दोस्तों, इसलिए किस में गिना जाएगा? ये पूंजीगत व्यय में गिना जाएगा। आधारभूत संरचना का उसमें निर्माण होता है, इसलिए किस में गिना जाएगा? नरेगा। तो यहाँ पर जैसे कोई भी योजना, जननी शिशु सुरक्षा योजना या किसानों के कल्याण से संबंधित योजना, उनसे संबंधित वृद्धावस्था पेंशन योजना, विकलांगों के पेंशन की योजना, उस पे व्यय किया जाएगा वो राजस्व व्यय में गिना जाएगा दोस्तों। तो अब आपको ये याद होंगे कि राजस्व रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन कौन से आते हैं। सबसे पहला आता है ब्याज का भुगतान, वेतन व पेंशन, सब्सिडी, प्रत्यक्ष पर व्यय, प्रशासनिक पर व्यय, सामान्य प्रशासन पर व्यय, दान, अनुदान, उपहार पर व्यय, संपत्ति के रखरखाव पर व्यय और सामाजिक सेवाओं पर व्यय राजस्व व्यय में गिना जाएगा दोस्तों। तो राजस्व व्यय वह है दोस्तों जो दैनिक रोजमर्रा के खर्चों में खर्च किया जाता है। वह दैनिक रोजमर्रा के खर्चों में खर्च किया जाएगा तो वह व्यय कौन सा होगा दोस्तों? वो व्यय राजस्व व्यय। ये उपभोग प्रकृति का होगा कि निवेश प्रकृति का होगा दोस्तों? तो यह उपभोग प्रकृति का होगा दोस्तों। जो पैसा
हमें खर्च कर दिया, इससे हमें कुछ भी विशेष रूप से लाभ या कुछ प्राप्ति नहीं होगी, इसलिए उपभोग प्रकृति का होगा, न कि निवेश प्रकृति का। निवेश प्रकृति का व्यय किस में गिना जाएगा दोस्तों? निवेश प्रकृति का व्यय पूंजीगत व्यय में गिना जाएगा दोस्तों। अभी मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था। लेकिन तो फिर इसको व्यय को हम करते क्यों हैं जब इससे हमें किसी प्रकार का, लेकिन दोस्तों ये आवश्यक होता है, हमारी सेवाओं को बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। यदि तो यह तो और कौन सा व्यय हमारे बजट में इनसे ज़्यादा खर्च किया जाता है? तो राजस्व व्यय हमारे बजट में ज़्यादा खर्च किया जाता है दोस्तों। जो भी सरकारी कर्मचारी काम करते हैं उनके वेतन पेंशन, यदि उनको वेतन नहीं देंगे तो वो काम कैसे करेंगे? तो यह व्यय बहुत ही अत्यावश्यक होता है, यह खर्च करना जरूरी होता है। हमारे जो बजट है उसमें अभी मैं अगली स्लाइड में बताऊंगा कौन कौन से व्यय की कितनी भागीदारी है। तो उसमें स्पष्ट तो दिखता है कि राजस्व व्यय की भागीदारी हमारे कुल व्यय में बहुत ज़्यादा होती है। राजस्व प्राप्ति वह है दोस्तों जिसमें किसी भी प्रकार की कोई जिम्मेदारी तय नहीं होती है। ये होती है शुद्ध आय। एक इसमें होता है एक तो कर राजस्व और गैर कर राजस्व। कर राजस्व यानी टैक्स से जो रेवेन्यू आया वो, और बिना टैक्स के जो रेवेन्यू आया वो। तो टैक्स मैंने आपको पिछली क्लासों में विस्तृत रूप से अध्ययन कराया था, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। तो उनसे जो संबंधित जितने भी कर है वो कर राजस्व प्राप्ति में गिने जाएंगे। तो सरकार की राजस्व प्राप्ति में सबसे बड़ा योगदान किसका होता है? तो सबसे ज़्यादा योगदान होता है दोस्तों निगम कर का, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स। दूसरे नंबर पर योगदान होता है जीएसटी का। तीसरे नंबर पर योगदान होता है पर्सनल इनकम टैक्स, व्यक्तिगत आयकर का, एक्साइज का। फिर होता है कस्टम का, वेल्थ टैक्स और कैपिटल गेन टैक्स। ये सब कर राजस्व प्राप्ति में गिने जाते हैं। तो सरकार के राजस्व प्राप्तियों में 90% भागीदारी मुख्य रूप से इन 5 करों की ही होती है दोस्तों। दूसरा है दोस्तों राजस्व प्राप्ति का दूसरा घटक है दोस्तों गैर कर राजस्व प्राप्ति, नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट। नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट ये तो कर से प्राप्त हुए, और ये गैर कर से सरकार के जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम है पीएसयू, उनसे सरकार को जो भी लाभ गिना जाएगा उसमें गिना जाएगा। सरकार को होने वाली ब्याज की प्राप्तियां, सरकार ने इससे पहले में पूंजीगत व्यय में सरकार ने जो ऋण दिया था वो उससे परिसंपत्ति का निर्माण हुआ था। तो जो ऋण दिया था उस पे सरकार को ब्याज भी तो मिलेगा, तो वो ब्याज किस में गिना जाएगा? वो इसमें गिना जाएगा दोस्तों राजस्व प्राप्ति में। आर्थिक सेवाओं से लाभ, सरकार के द्वारा अनेक आर्थिक सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है, जैसे पोस्ट एंड टेलीग्राफ, रेलवे। तो इनके द्वारा जो भी आय प्राप्त होगी वो इसमें गिनी जाएगी दोस्तों गैर कर राजस्व प्राप्तियों में। स्वायत्त निकायों के लाभ, जो भी स्वायत्त निकाय है उनसे होने वाले लाभ, सरकार के द्वारा फीस शुल्क जो भी लगाएंगे, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस फी, स्पेक्ट्रम नीलामी फी, और सरकार के जो भी पेनल्टी लगाई जाएगी, दान अनुदान और उपहार इत्यादि से जो आय प्राप्त वो किसमें गिनी जाएगी दोस्तों? वो इसमें गिनी जाएगी गैर कर राजस्व प्राप्ति में। और ये राजस्व प्राप्ति का मुख्यतः प्रमुख घटक है। हमने जो भी राजस्व प्राप्ति और गैर राजस्व प्राप्ति, पूंजीगत प्राप्ति, राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय, जो भी हमने अभी तक पढ़ा, में अब इस वर्ष के बजट में भारत सरकार के द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया था 1 फरवरी 2020 को, तो उसके इस डायग्राम में मैं आपको पूरा दिखा देता हूं कि कौन कौन सा राजस्व प्राप्ति है, कौन कौन सी गैर कर राजस्व प्राप्ति है, कौन कौन सी पूंजीगत प्राप्ति है, और कौन कौन सी पूंजीगत व्यय है और राजस्व व्यय है। तो सबसे पहला भाग है कहाँ से सरकार को आय होती है। ये तो यहाँ पर है प्राप्तियाँ, और यहाँ पर है दोस्तों व्यय। तो प्राप्तियाँ में सबसे मैंने आपको 2 प्रकार की प्राप्तियाँ बताई थी, राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति। राजस्व प्राप्ति में भी मैंने आपको 2 बताए थे कि एक तो कर राजस्व प्राप्तियाँ और गैर कर राजस्व प्राप्तियाँ। तो यहाँ पर कर राजस्व देखो दोस्तों, प्रत्यक्ष कर कौन कौन से प्राप्तियाँ होती है। सबसे पहला कॉर्पोरेशन टैक्स से, जैसे ये बताया गया है कि 18 पैसे यानी 1 रुपया मानकर ये डायग्राम बनाया गया है। तो 1 रुपये में से 18 पैसा प्राप्ति किससे होगी दोस्तों? कॉर्पोरेशन टैक्स से होगी। इनकम टैक्स से होगी 17 पैसे, कस्टम से सीमा शुल्क से होगी 4 पैसे, केंद्रीय उत्पाद शुल्क से होगी 7 पैसे, जीएसटी एंड अदर टैक्स से होगी 18 पैसे। तो ये तो होगी दोस्तों कर राजस्व प्राप्तियां, मैंने आपको अभी बताई थी। टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट, इससे जस्ट पहले वाली स्लाइड में मैंने आपको बताया था दोस्तों, ये कर राजस्व प्राप्तियां। तो ये हमारे इस वर्ष के बजट में आप देख सकते हैं। कर राजस्व प्राप्तियां 18 पैसे तो कॉर्पोरेशन से, इनकम से 17 पैसे, कस्टम से 4 पैसे, यूनियन एक्साइज 7 पैसे, जीएसटी एंड। तो सबसे ज़्यादा कर राजस्व प्राप्ति में किसका योगदान होता है दोस्तों? तो उसमें निगम कर का और जीएसटी का सबसे ज़्यादा योगदान है। उसके बाद में इनकम टैक्स का,
इनके आरोही और इनके डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर से संबंधित दोस्तों स्टेट पीसीएस में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप इनको आसानी से हल कर सकते हैं। नॉन टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स गैर कर राजस्व प्राप्तियां मैंने आपको बताया था सर अभी इससे पहले वाली स्लाइड में। गैर कर राजस्व प्राप्तियां में कौन कौन से हैं? पीएसयू के द्वारा, आर्थिक सेवाओं के द्वारा, स्थानीय निकाय से प्राप्त होने वाला लाभ, पेनल्टी दंड के द्वारा लाभ, और दान, अनुदान, उपहार से होने वाली प्राप्तियां। तो ये किस में गिनी जाएगी दोस्तों? नॉन टैक्स रेवेन्यू। कितना? 10 पैसे की इस वर्ष के जो 2020-21 का बजट जो 1 फरवरी 2020 को रखा गया था, उनमें अनुमान किया गया था कि 10 पैसे की हमें प्राप्तियां इनसे होएगी। दूसरा है दोस्तों पूंजीगत प्राप्तियां। पूंजीगत प्राप्तियां में यहाँ पे तो नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट। पूंजीगत प्राप्तियों में मैंने आपको 2 प्रकार की पूंजीगत प्राप्तियां बताई थी दोस्तों। प्रथम प्राप्तियां तो मैंने आपको बताई थी दोस्तों, एक तो जिनसे देनदारी बढ़ती है और एक परिसंपत्तियां कमी होती है। तो जो परिसंपत्तियों में जो कमी होगी वह है दोस्तों गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां, और ये देनदारी में जो वृद्धि होती है ऋण पूंजीगत प्राप्तियां। तो नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट, तो ये 6 पैसे जो नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां हुई, ये वही है दोस्तों कि जिनसे परिसंपत्तियों के निर्माण में कमी आएगी। इससे पहले वाली स्लाइड में मैंने आपको बताया था। ये रही दोस्तों पूंजीगत प्राप्तियां। तो ये जो पूंजीगत प्राप्तियों में जो ये है गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां, यानी संपत्ति के विक्रय से, विनिवेश से और ऋण वसूली से। और ये है दोस्तों डेब्ट रेवेन्यू रिसिप्ट, यानी जो उधारियों से जो भी प्राप्तियां हुई। आप इसमें देख सकते हैं नॉन डेब्ट 6 पैसे हमें गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां, और ऋण लेकर, उधार लेकर सरकार के द्वारा जो भी पूंजीगत प्राप्ति की जाएगी वो कितनी है दोस्तों? बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटी, ये हुई 20 पैसे। मुख्यतः से ये राजकोषीय घाटे को कम करने, राजकोषीय घाटे मुख्यतः हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो उधारियों को ही दर्शाता है। तो ये जो 20 पैसा है दोस्तों, तो ये हो गई ऋण पूंजीगत प्राप्तियां, डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट। तो यह आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि जो भी रिसिप्ट से संबंधित मैंने जो भी उदाहरण दिए थे इस वर्ष के बजट में मैंने आपको प्रैक्टिकली पूरे बता दिए हैं। अब दूसरा है दोस्तों व्यय से रिलेटेड एक्सपेंडिचर में मैंने आपको बता दिया था दोस्तों कि जो कुल पूंजीगत व्यय, राजस्व व्यय और कुल पूंजीगत व्यय, राजस्व व्यय, योजनागत व्यय, गैर योजनागत व्यय का वर्गीकरण अब 2018 से समाप्त कर दिया गया है। यह वर्गीकरण समाप्त कर दिया, इसका उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं अगली क्लास में आपको बताऊंगा। तो जैसे पेंशन से व्यय, सब्सिडी पे पेंशन के व्यय किस में बताया था मैंने? पेंशन व्यय बताया था, ये है राजस्व व्यय। सब्सिडी पे व्यय राजस्व व्यय, डिफेंस पे व्यय राजस्व व्यय, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम पे राजस्व व्यय, फाइनेंशियल कमीशन, दान, अनुदान, उपहार राजस्व व्यय, सेंट्रल सेक्टर स्कीम पे राजस्व व्यय, इंटरेस्ट पेमेंट भी किस में गिना जाएगा दोस्तों? राजस्व व्यय। और स्टेट से तो ये गिना जाएगा दोस्तों कैपिटल एक्सपेंडिचर, पूंजीगत व्यय। तो ये है दोस्तों, इसमें इनकी सबकी भागीदारी दिखाई गई कि 6 पैसा पेंशन से, 6 पैसा सब्सिडी से, डिफेंस से, इससे प्राप्त होता। तो 20 पैसा सरकार का अपने राज्यों को टैक्स में जो भी टैक्स हुआ उसको राज्यों को अनुदान देने में 20 पैसा खर्च होता है, 18 पैसा इससे प्राप्त होता है। तो ये सरकार किस में किस पैसा खर्च करती है, तो यह दोस्तों बताया गया। तो इसको एक कुल व्यय के रूप में ही बजट में टोटल एक्सपेंडिचर में दर्शाया जाता है। आज की क्लास में फिस्कल पॉलिसी से संबंधित मैंने आपको विस्तृत अध्ययन कराया दोस्तों। तो मैं आपको बता देता हूं कि रिवीजन करा देता हूं कि मैंने आज आपको क्या क्या पढ़ाया। सबसे पहले मैंने बताया था दोस्तों राजकोषीय नीति क्या है, उस राजकोषीय नीति के घटक बताए थे। राजकोषीय नीति के मुख्यतः 4 घटक मैंने आपको बताए थे। सबसे पहला घटक बताया था एलोकेशन फंक्शन, दूसरा दोस्तों बताता रिडिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन, तीसरा बताया था दोस्तों स्टेबिलिटी फंक्शन, और चौथा बताया था दोस्तों समावेशी विकास या विकास प्रक्रिया को बढ़ावा देने वाले घटक। तो इन सब से मिलकर मैंने इनकी परिभाषा बनाना सिखाया था कि राजकोषीय नीति किसे कहते हैं। तो राजकोषीय नीति उसे कहते हैं कि आय व्यय का अनुमान लगाते हुए नीतियों का प्रारूप तैयार करना, और वो कि नीतियों का प्रारूप ऐसा हो कि जिससे हमारे देश में स्थिरता बनी रहे और समावेशी विकास होता रहे और देश विकास की ओर अग्रसर होता रहे, तो उसे बोलते हैं राजकोषीय नीति। इसके बाद में मैंने आपको बताया था कि हमारे संवैधानिक प्रावधान कौन कौन से है। संवैधानिक प्रावधान में अनुच्छेद 112 का मैंने जिक्र किया था। फिर मैंने बताया कि राजकोषीय नीति बजट में क्या अंतर है। राजकोषीय नीति बजट का ब्यौरा होता है जो बजट की भांति ही कार्य करता है। बजट में तो
बजट में वार्षिक वित्तीय विवरण एक पत्र होता है, एक खाता होता है, और जब उसी खाते का जो व्यवहारिक रूप होता है, भाई जो इतना आय इतना व्यय हुई उससे संबंधित कौन कौन सी नीति बनाया जाएगा, तो उसे बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। उसके बाद में बजट की आवश्यकता क्यों है दोस्तों, मैंने आपको बताया था। बजट की आवश्यकता लोक वित्त में पारदर्शिता के लिए, जवाबदेहिता सुनिश्चित करने के लिए, सरकार का अग्रिम नियोजन के लिए, और विधायिका का कार्यपालिका पर वित्तीय नियंत्रण बनाए रखने के लिए इसकी मुख्य रूप से जरूरत है। उसके बाद में मैंने आपको बताया था दोस्तों राजकोषीय नीति के उद्देश्य। राजकोषीय नीति के कौन कौन से हैं वो उद्देश्य होते हैं। आय असमानताओं को कम करना, रोजगार का सृजन करना, आर्थिक स्थिरता में विकास बनाए रखना, ये सब प्रमुख उद्देश्य हैं। मैंने आपको इससे अभी ये आपको बताए थे। उसके बाद में हमने दोस्तों बजट की संरचना से संबंधित अध्ययन किया था। राजस्व प्राप्तियाँ कौन सी है, पूंजीगत प्राप्तियाँ कौन सी है, राजस्व व्यय कौन कौन से हैं, पूंजीगत व्यय कौन कौन से हैं। राजस्व प्राप्तियों में दोस्तों मुख्य रूप से कर राजस्व प्राप्ति और गैर कर राजस्व प्राप्ति। कर राजस्व प्राप्ति में मैं बताता पर प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर से संबंधित जो भी आय प्राप्त होती है वो इसमें आती है। और गैर कर राजस्व प्राप्ति में मैंने बताया था दोस्तों सरकार PSU से प्राप्त होने वाले लाभ, आर्थिक सेवाओं से लाभ, स्वायत्त निकाय से प्राप्त लाभ, और इसमें दान, अनुदान, उपहार पर सरकार का खर्च, और फीस और शुल्क, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस फीस, स्पेक्ट्रम की फीस, ये सब किस में आएगी दोस्तों, इससे होने वाली प्राप्ति गैर कर राजस्व प्राप्ति में गिनी जाएगी दोस्तों। जिसमें मैंने बताया था दोस्तों पूंजीगत प्राप्तियाँ वह होती है दोस्तों जिनमें कि परिसंपत्ति और देनदारी का निर्माण होता है। परिसंपत्तियों का इसमें कमी आती है और देनदारी में वृद्धि होती है। उधार एवं देयता इसके अंतर्गत रखी जाती है। मैंने बताया था आंतरिक उधारियां और बाह्य उधारियां। आंतरिक उधारियां सरकार कैसे कैसे लेती है, बैंक से, जनता से और RBI से। बाह्य उधारियां सरकार किसी दूसरे देश से या अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं से ऋण लेकर अपनी बाह्य उधारियां सरकार पूरी करती है। इसके बाद में मैंने आपको दोस्तों बताया था पूंजीगत व्यय, राजस्व व्यय। पूंजीगत व्यय वह होता है कि जिसमें दोस्तों परिसंपत्तियों का निर्माण बढ़ता है और देनदारियां उसमें कम होती है। परिसंपत्तियों का निर्माण कब होगा, जब सरकार संपत्ति का क्रय करेगी, आधारभूत संरचना पर व्यय करेगी और सरकार की ऋण प्रदान करेगी, तो इससे क्या होगा, इससे परिसंपत्तियों का निर्माण होगा और ये किसमें ये पूंजीगत व्यय में गिना जाएगा दोस्तों। और सरकार के द्वारा जो भी राजस्व व्यय मैंने बताया था दोस्तों, राजस्व व्यय ब्याज का जो भुगतान किया जाएगा वो है दोस्तों राजस्व प्राप्त। वेतन पेंशन सब्सिडी पर इन सब पर जो व्यय किया जाएगा वो है राजस्व व्यय के अंतर्गत आएगा दोस्तों। आशा है मेरी क्लास आपको पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा होगा। अब आज जो भी हमने पढ़ा उससे संबंधित कुछ बहुचयनात्मक क्वेश्चन, जैसा कि मैं प्रत्येक क्लास के अंत में कुछ बहुचयनात्मक क्वेश्चनों को देता हूं और अगली क्लास में उन बहुचयनात्मक क्वेश्चनों का मैं उत्तर विस्तृत रूप से उनका एक्सप्लेनेशन सहित उनका उत्तर मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन राजस्व व्यय के भाग हैं। पहला कथन है राज्य सरकार को दिया गया अनुदान राजस्व व्यय के अंतर्गत आता है। राज्य सरकार को दिया गया ऋण कानून व्यवस्था पर किया गया व्यय बुनियादी ढांचा को बढ़ावा देने के लिए किया गया व्यय। तो आपको नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। कथन 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है, 4 सही है। तो इसे करके आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें दोस्तों। तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैंने जो आपको पढ़ाया वो आपके समझ में आ गया है और आप सही उत्तर दे पा रहे हैं। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान में बजट शब्द का प्रयोग अनुच्छेद 112 में किया गया है। दूसरा कथन है अनुच्छेद 112 के अनुसार संसद में बजट को प्रस्तुत करवाने का दायित्व राष्ट्रपति का होता है। अगला कथन है दोस्तों, अगर सरकार वित्तीय वर्ष शुरू होने से पहले संसद में बजट प्रस्तुत नहीं करती है तो मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना होता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। तो पहला ऑप्शन है केवल 1 और 2 सही है। ऑप्शन बी है दोस्तों केवल 2 और 3 सही है। ऑप्शन सी है तीनों ही कथन सही है। ऑप्शन डी है केवल 1 और 3 कथन सही है। तो आप इसका उत्तर दें। अगली क्लास में इनके उत्तर में आपको डिस्कशन करूंगा। दोस्तों धन्यवाद। आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा है तो एक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो नीचे कमेंट बॉक्स है उस पर कमेंट करें। यदि आपको मेरी क्लास पसंद नहीं आई तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, परंतु दोस्तों डिसलाइक का मुझे आप नीचे कारण बताएं कि सर आपका पढ़ाने में ये है कमी थी, ताकि मैं और बेहतर तरीके से आगामी क्लास आपको पढ़ा सकूं। और हमारी अगली क्लास की सूचना के लिए आप प्रेस बेल को जरूर दबा दें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।